हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के जियोग्राफी के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेके 12 तक जियोग्राफी के चैप्टर वाइज पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 6 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग क्लास 7 से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 4 वायु से रिलेटेड है। पहला प्रश्न है, वायुमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। दूसरा है, यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। तीसरा है, यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करते हैं एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम आर्गन और सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और आर्गन 0.93% है। अन्य सभी गैसें 0.04% हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। दूसरा है, जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन के साथ फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन गैस ले जाते हैं। तीसरा है, पौधे अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता को वायुमंडल से पूरा करते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा कथन सही है। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधे को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों से रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। दूसरा है, ग्रीन हाउस गैस के अभाव में धरती इतनी गर्म हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। तीसरा है, जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल पहला और तीसरा कथन सही है।
कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग का वृद्धि के कारण होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेशों में जमी हुई बर्फ पिघलती है, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है और दीर्घ अवधि में इनके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती है जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। दूसरा है, हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। तीसरा है, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। चौथा है, यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दूसरा, तीसरा और चौथा कथन सही है। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। दूसरा है, मनुष्यों तथा पशुओं के द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। तीसरा है, कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन समान हो जाता है। चौथा है, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य तथा पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर किसको प्रभावित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, मौसम और जलवायु दोनों को। कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। दूसरा है, ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसीलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। तीसरा है, गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही है। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसीलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। अगला प्रश्न है, हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर क्रमशः है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल या आयन मंडल एवं बहिर्मंडल। वायुमंडल की संरचना, हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ये है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, जिसकी औसत ऊंचाई 18 किलोमीटर है। दूसरा है, हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। तीसरा है, मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा तथा ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा कथन सही है। क्षोभ मंडल, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है। अगला प्रश्न है, समताप मंडल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, क्षोभ मंडल का ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। दूसरा है, यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। तीसरा है, यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। चौथा है, इसी मंडल में ओजोन गैस की परत होती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी कथन सही है। समताप मंडल, ये क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग होता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंडल की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, समताप मंडल। समताप मंडल की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। अगला प्रश्न है, मध्य मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, यह वायुमंडल की चौथी परत है। दूसरा है, यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, जो लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। तीसरा है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा कथन सही है। मध्य मंडल, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। अगला प्रश्न है, बाह्य वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, इस मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से घटता है। दूसरा है, आयन मंडल इस परत का एक भाग है, जो 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। तीसरा है, रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है, जिसमें पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित करा दी जाती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही नहीं है। बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। अगला प्रश्न है, बहिर्मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथन कौन सा सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी कथन सही है। वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। यहाँ से ही हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति मौसम कहलाता है। दूसरा है, आर्द्र एवं गर्म मौसम में हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। तीसरा है, अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा कथन सही नहीं है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है। दूसरा है, दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, न तो पहला और ना ही दूसरा, दोनों ही कथन सही दिए हुए हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। दूसरा है, वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल पहला और दूसरा कथन सही है। मनुष्य प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करता है वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का तापमान बदलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी के अनुसार, दिन के अनुसार, रात के अनुसार और ऋतुओं के अनुसार। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। दूसरा है, आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसीलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कोई भी कथन असत्य नहीं है, सभी कथन सही दिया हुआ है। पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का 2 अरबवां भाग का केवल 1 भाग ही प्राप्त करती है। तापमापी तापमान मापता है जबकि वायु दाब मापी वायु दाब मापता है। वर्षा मापी वर्षा की मात्रा मापता है जबकि
वात दिक्दर्शी पवन की दिशा दर्शाता है। अगला प्रश्न है, डिग्री सेल्सियस के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। दूसरा है, इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। तीसरा है, सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही है। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, दिन के समय में एसाफेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं, जबकि रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। दूसरा है, नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान गांवों की अपेक्षा अधिक हो जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एसाफेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, वायु दाब के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, वायु हमारे शरीर पर निम्न दाब के साथ बल लगाती है। दूसरा है, वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। तीसरा है, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही नहीं है। वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब में तेजी से गिरावट होने लगता है। दूसरा है, समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल पहला और दूसरा कथन सही है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है। दूसरा है, अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, जिससे उच्च दाब क्षेत्र बनाता है। तीसरा है, निम्न दाब क्षेत्र बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल पहला और तीसरा कथन सही है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी एवं भारी होती है। दूसरा है, ठंडी एवं भारी वायु उच्च दाब क्षेत्र बनाती है।
तीसरा है उच्च वायु दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। चौथा है वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों ही कथन सही है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। अगला प्रश्न है चांद पर अनुपस्थित होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, वायु और वायु दाब। चांद पर वायु नहीं है, इसीलिए वहाँ वायु दाब भी नहीं है। अगला प्रश्न है यदि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो उसके शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रक्त शिराएं फट सकती हैं। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्तस्रावित हो सकते हैं। अगला प्रश्न है पवन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है इसका नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। दूसरा है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी या पछुआ पवन कहते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही सुमेलित हैं। वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलने वाली पवन को अस्थायी पवन कहते हैं। विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलने वाली पवन को मौसमी पवन कहते हैं और किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलने वाली पवन को स्थानीय पवन कहते हैं। स्थायी पवनें व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें अस्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। मौसमी पवनें ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं, जैसे भारत में मानसूनी पवनें। स्थानीय पवनें ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं, जैसे स्थल एवं समुद्री समीर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्थानीय पवन का व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें होगा, मौसमी पवन का भारत में मानसूनी पवनें होगा और स्थानीय पवन का स्थल एवं समुद्री समीर होगा। अगला प्रश्न है भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लू। भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को लू कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव पर उच्च दाब होता है। दूसरा है भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी को डोलड्रम कहा जाता है। तीसरा है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा से कर्क रेखा के मध्य में चलती हैं। चौथा है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा से मकर रेखा के मध्य में चलती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों ही कथन सही है। अगला प्रश्न है उड़ीसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए।
पहला है, यह भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित एक राज्य है जिसे अरब सागर से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। दूसरा है, 17 से 18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया था। तीसरा है, यह 29 अक्टूबर 1999 को महा चक्रवात आया था जो 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित ओडिशा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17 से 18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महा चक्रवात आया जिससे राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारी प्रोत्कर्ष से हानियां हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अगला प्रश्न है, 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण जो चक्रवात उत्पन्न हुआ और यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ा के साथ इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया, जिसके फलस्वरूप इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे ओडिशा के इरेसामा एवं बालीकुडा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित ओडिशा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण चक्रवात उत्पन्न हुआ और यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ा। गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे उड़ीसा के इरेसामा एवं बालीकुडा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित ओडिशा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। अगला प्रश्न है, 1999 में उड़ीसा में आए महाचक्रवात से ज्वारी प्रोत्कर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण किसे प्रभावित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। कृषि योग्य विशाल भू क्षेत्र अनुपजाऊ हो गए। साल, सागवान एवं बांस के बागान वाले विशाल भू क्षेत्र नष्ट हो गए। पाराद्वीप एवं कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त ही हो गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जल वाष्प बन जाता है। दूसरा है, वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। तीसरा है, जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। चौथा है, जैसे जैसे वायु गर्म होती है तो इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता घटती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल चौथा कथन सही नहीं है। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होते हैं तो यह जल वाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सुखाने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। अगला प्रश्न है, आर्द्र दिन में निम्न में से क्या क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है, हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता, हम असहज महसूस करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए।
पहला है, जब जल वाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। दूसरा है, जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं। इन्हीं जल बूंदों का समूह को बादल कहते हैं। तीसरा है, जब जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सकें, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही है। जब जल वाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सके, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। दूसरा है, ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। तीसरा है, पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। चौथा है, क्रिया विधि आधार पर वर्षा के 6 प्रकार होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल चौथा कथन असत्य है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा। अगला प्रश्न है, क्रियाविधि आधार पर वर्षा के प्रकार हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, पौधों एवं जीव जंतु के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है, वर्षा से धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। अगला प्रश्न है, वर्षण के दूसरे रूप हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी: हिम, सहीम वृष्टि और ओला। वर्षण के दूसरे रूप हिम, सहीम वृष्टि तथा ओला हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 5 जल से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।